नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम नवाचार के तीसरे भाग में आइडिएशन टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने नवाचार पर पहले और दूसरे भाग में क्रिएटिविटी, नीड, इनोवेटर, रेवोल्यूशनरी इनोवेशन के बारे में चर्चा की थी। महान इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स पैदा नहीं होते, ये बनाए जाते हैं। ये नेता विशेष रूप से ओपन और क्यूरियस माइंडसेट अपनाना सीखते हैं और सबसे गूढ़ समस्याओं को हल करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर का पालन करते हैं। जब अनसर्टेनिटी की स्थिति अपने चरम पर होती है तो वे अपने सबसे शानदार रूप में होते हैं। निर्णय लेने में स्वाभाविक ह्यूमन बायसेस अक्सर हमें सॉल्यूशन की रेंज को बहुत ही जल्दी क्लोज कर देने के कारण बनते हैं, बाध्य करते हैं। बेहतर और अधिक क्रिएटिव समाधान पोटेंशियल आंसर्स के क्यूरियस में होने से आते हैं। जब हम क्यूरियस होते हैं आंसर्स के बारे में, तभी हमको क्रिएटिव सॉल्यूशन मिलते हैं। वास्तविक दुनिया अत्यंत अनसर्टेन है। कोविड-19 का प्रभाव इसका एक उदाहरण है। हम बीमारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों तथा उनकी आपस में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन पर विचार करते थे। हमारी दुनिया को इस महामारी के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए सॉल्यूशन इस तरह की प्रॉब्लम का मिलने का तरीका है कि दूसरों को भी प्रॉब्लम बताएं, उनसे सलाह लें। इस तरह आप समस्या के बारे में दूसरों से जुड़ते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस पर दूसरों के साथ चर्चा करते हैं और फिर कार्रवाई करने के लिए लॉजिक और परसुएशन का उपयोग करते हैं। टीम के सदस्यों के लिए आगे बढ़ने, जोखिम उठाने और सीखने के तरीके में सहजता महसूस करने के लिए पूरा खुला हुआ स्कोप होना चाहिए, ओपन स्कोप होना चाहिए। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। कुछ की एक्शंस हैं जिन्हें नेता अधिक इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस बनाने में मदद करते हैं। इंटरनेट अब सूचना प्रदान करने के साधन तथा सूचना के स्वतंत्र स्रोत के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने का हमारा सामान्य दृष्टिकोण धीरे धीरे निश्चित रूप से बदल रहा है। प्रोडक्ट और सर्विस के डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और यूज़र के लिए हमेशा क्वालिटी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। नए नवाचार, स्टार्टअप कल्चर और क्रिएटिविटी में इसको बनाए रखने की चिंता ने हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं। आइडिएशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचार के कई सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। उनमें से कुछ हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिनेप्टिक्स, एनालॉजी, चेकलिस्ट,
लॉजिकल रीजनिंग, टीम वर्क आदि। मैं इन तकनीकों की स्ट्रेंथ को बताने के लिए आज 3 विधियों पर चर्चा करूंगा। पहली विधि है सिनेप्टिक्स। सिनेप्टिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की विधि है जिसमें ग्रुप मेथोडोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इस समूह में 6 से 8 सदस्य होते हैं जिनमें नेता के रूप में नव प्रवर्तक होता है जिसका समस्या से सीधा संबंध होता है। आमतौर पर वो चर्चाओं को सुनता रहता है और नोट करता रहता है। समूह के अन्य सदस्य बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फाइनेंस, आर्ट्स, कल्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। क्योंकि अन्य सदस्यों को समस्या का डायरेक्ट इंटरेक्शन उनका नहीं होता, अनुभव नहीं होता, इसलिए वे भांति भांति की एनालॉजी का उपयोग करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। समूह का नेता कोई सार्थक विचार जनरली नहीं कंट्रीब्यूट करता, लेकिन ये इंश्योर करता है कि समूह पर किसी एक आदमी का वर्चस्व न हो सके। ऐसे ही एक हेट्रोजीनियस सिनेप्टिक्स ग्रुप को जैक के समान एक उपकरण की डिज़ाइन बनाने के लिए समस्या प्रस्तुत की गई कि इस जैक को 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर आकार के एक बॉक्स में फिट करना होगा, फिट किया जा सकता हो। उपकरण को किसी लचीले शैफ्ट की माध्यम से बाहर स्थित मोटर से पावर का उपयोग करके 200 किलोग्राम के भार को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाना था। तो इस तरह की डैक की डिज़ाइन करने के लिए जब सिनेप्टिक सेशन चालू किया गया तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये एक भारतीय रोप ट्रिक की तरह है जिसमें रस्सी लचीली होती है और आवश्यकता करने पर जब वो ऊपर जाती है तो फर्म और इरेक्ट हो जाती है। एक अन्य आदमी व्यक्ति बी ने कहा कि इसमें टेलीस्कोपिक कॉलम के टाइप का एक सेट हो सकता है जो एक्शियल रूप से एक्सपांड करे और वस्तु को, भार को ऊपर ले जाए। अगले व्यक्ति सी ने कहा कि ये कॉन्केव क्रॉस सेक्शन वाला मेटेलिक्स बॉक्स स्टील टेप की तरह हो सकता है जैसा हम घरों में यूज़ करते हैं, ताकि ये रोल करके बॉक्स के बाहर आ जाए और जब इसे वर्टिकल रखा जाए तो ये रिजिड हो जाए। ऐसा कॉन्केव टेप केवल एक ओर मुड़ सकता है, दोनों तरफ नहीं मुड़ सकता, और इसे वापस रोल करके बॉक्स में फिट किया जा सके। डी ने सुझाव दिया कि साइकिल की चेन का भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये चेन केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है। दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करने पर सीधी खड़ी हो जाती है। ये भार को भी सहन कर सकती है। अगले व्यक्ति ई ने कहा कि 2 साइकिल चेन ले लें और एक दूसरे के बैक टू बैक जोड़ दें, मतलब बैक टू बैक मिला लें। इसका उपयोग भार उठाने के लिए किया जा सकता है ताकि ये किसी भी तरफ न मुड़े। एक तरफ झुकने को एक चेन रोक ले और दूसरी तरफ झुकने को दूसरी चेन द्वारा रोका जाए। साथ ही उपयोग के बाद उन्हें संबंधित बॉक्स में वापस फिट किया जा सके। इन सुझावों के परिणाम स्वरूप पिछले वाला सबसे जो अंतिम आइडिया है, करीब करीब उसी का उपयोग करके एक वर्किंग सॉल्यूशन निकाला गया। अब मैं दूसरा तरीका, दूसरा मेथड के बारे में चर्चा करूंगा। वो उसका नाम है टीम वर्क।
टीम में काम करते समय नए विचारों की उत्पत्ति को एक कहानी के द्वारा समझाया जा सकता है। मैं एक पुरानी कहानी पढ़ने जा रहा हूँ और उसके माध्यम से समझाऊंगा। मैं अपनी बात एक बहुत पुरानी कहानी कछुआ और खरगोश, टॉर्टॉइज एंड हेयर के माध्यम से समझाऊंगा। कछुआ टीम में सीनियर सदस्य की तरह, मेंबर की तरह है। उसका अनुभव बहुत होता है लेकिन ऊर्जा बहुत कम होती है। खरगोश टीम में एक यंग मेंबर है, उसका अनुभव बहुत कम होता है लेकिन एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार खरचुआ और खरगोश के बीच इस बात पर बहस हुई कि कौन तेज है, कौन बेहतर इनोवेटर है। उन्होंने इस दौड़ के साथ बहस को सुलझाने का फैसला किया। वे एक मार्ग पर सहमत हुए और दौड़ शुरू की। मार्ग क्या था? डिजाइन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। खरगोश आगे निकल गया, कुछ समय तक तेजी से भागता रहा। फिर ये देखकर कि वो कछुआ से बहुत आगे है, उसने सोचा कि वो कुछ समय के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर लेगा। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और जल्द ही सो गया। धीमी लेकिन स्थिर गति से चलने वाला कछुआ उससे आगे निकल गया। उसने दौड़ पूरी कर ली और वो अनडिस्प्यूटेड विनर घोषित हो गया। अब खरगोश जागा। अब उसे एहसास हुआ कि वो दौड़ हार गया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्लो और स्टडी ही दौड़ जीतता है, विंस द रेस। ये कहानी का वो वर्षन है जिसे हम सभी ने बचपन में सुना है। ये कहानी अभी जारी है। तो खरगोश दौड़ हारने से बहुत निराश हो गया। उसने आत्ममंथन किया और उसे यह एहसास हुआ कि वो दौड़ इसलिए हारा है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट और केयरलेस था। तब कछुए को दूसरी दौड़ के लिए उसने चुनौती दी। कछुआ सहमत हो गया। इस बार खरगोश ने पूरी ताकत लगाई और शुरू से अंत तक बिना रुके दौड़ता रहा और जीत गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट हमेशा स्लो और स्टडी से बेहतर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस बार कछुए ने कुछ सोचा और उसे एहसास हुआ कि जिस तरह से वर्तमान में दौड़ जारी है वो खरगोश को कभी नहीं हरा सकता। उसने कुछ देर सोचा और फिर खरगोश को दूसरी दौड़ के लिए चुनौती दी, लेकिन थोड़े से अलग मार्ग पर। स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। खरगोश तैयार हो गया, चलो कहीं दौड़ लो। वे दौड़े, लगातार तेज रहने की अपनी सेल्फ मेड कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए खरगोश ने दौड़ना शुरू किया और पूरी तेजी से दौड़ता रहा जब तक कि एक चौड़ी नदी बीच में नहीं आ गई। फिनिशिंग लाइन नदी के दूसरी साइड में थी। खरगोश वहाँ बैठ गया, बैठा रहा, सोचता रहा कि अब क्या करें। कछुआ इस बीच में आया, आगे बढ़ता रहा, नदी में उतरा, तैरकर विपरीत किनारे पर पहुंचा, चलता रहा और उसने दौड़ पूरी कर ली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सबसे पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानें, फिर अपनी योग्यता के अनुकूल प्लेइंग ग्राउंड को चेंज करें। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस समय तक कछुआ और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और उन्होंने आपस में मिलकर बैठकर कुछ सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि पिछली दौड़ को बेहतर तरीके से दौड़ा जा सकता था।
इसलिए उन्होंने पिछली दौड़ को फिर से दौड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक टीम के रूप में। इस बार खरगोश कछुए को नदी के किनारे तक अपनी पीठ पर बिठा के ले गया, तो कछुआ ऊपर बैठ गया और खरगोश दौड़ता रहा। नदी के किनारे कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और तैरकर नदी पार की। अपोजिट साइड पर खरगोश ने फिर कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लिया और वो दोनों एक साथ अंतिम रेखा पर पहुंचे। इस तरह उन दोनों समान रूप से विनर घोषित हुए और उनको ज़्यादा संतुष्टि का एहसास हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली होना और मजबूत कोर कॉम्पिटेंसी होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक आप एक टीम के रूप में काम करने और एक दूसरे की कोर कॉम्पिटेंसीज का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, तब तक आप हमेशा औसत से कम प्रदर्शन करेंगे। टीम वर्क मुख्य रूप से सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में है। इसका मतलब है कि जैसी स्थिति हो उसके अनुकूल रेलिवेंट कोर कॉम्पिटेंसी वाले आदमी को नेतृत्व देना। इस कहानी से और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। असफलताओं के बाद न तो खरगोश ने और न ही कछुए ने हार मानी। खरगोश ने अपनी असफलता के बाद अधिक मेहनत करने का फैसला किया। कछुए ने अपनी रणनीति बदली, स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत मेहनत कर रहा था। असफलता की स्थिति में कभी कभी अधिक मेहनत करना उचित होता है, कभी रणनीति बदलना और कुछ अलग करने की कोशिश करना उचित होता है, और कभी कभी दोनों करना उचित होता है। खरगोश और कछुए ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब हम एक दूसरे के खिलाफ ये कंपटीशन करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय सिचुएशन से compete करने लग जाते हैं, तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जॉइंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। रिसोर्सेस को एकत्रित करना और एक टीम के रूप में काम करना हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले को हरा देगा। अब हम लोग आखिरी मेथड की बात करेंगे, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, यानी तार्किक तर्क। मैं एक कहानी के माध्यम से लॉजिकल रीजनिंग का प्रभावी ढंग से बताऊंगा। हार्वर्ड के एक विद्वान डॉक्टर सीन गोल्डस्टीन एक विद्वान रब्बी के पास गए और उससे कहा कि उनके पास दर्शन शास्त्र में पीएचडी है और अब अपने वो ज्ञान को पूरा करने के लिए तलमुड, जो साइंस ऑफ लॉजिक होती है, सीखना चाहते हैं। कुछ मिनटों तक रब्बी ने गोल्डस्टीन को समझाया और कहा, मुझे गंभीरता से संदेह है कि तुम तालमुड का अध्ययन करने के लिए तैयार हो। यह हमारे इजरायली लोगों के, यहूदी लोगों की सबसे रहस्यमयी और गहरी किताब है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एक टेस्ट ले सकता हूँ लॉजिक में, और अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें तलमुड पढ़ाऊँगा। युवक सहमत हो गया। रब्बी ने 2 उंगलियां उठाईं और कहा, 2 आदमी चिमनी से नीचे उतरे, एक साफ चेहरे के साथ और दूसरा गंदे चेहरे के साथ। अब कौन अपना चेहरा धोता है? युवक रब्बी को घूरने लग गया। ये क्या लॉजिक की परीक्षा है? रब्बी ने सिर हिलाया कि हाँ, गंदे चेहरे वाला अपना चेहरा धोएगा और क्या। गलत, रब्बी बोला, साफ चेहरे वाला अपना चेहरा धोता है। देखो, सिंपल लॉजिक की जांच करो।
गंदे चेहरे वाला साफ चेहरे वाले को देखता है और सोचता है कि उसका चेहरा साफ है। साफ चेहरे वाले गंदे चेहरे वाले को देखता है और सोचता है कि उसका चेहरा गंदा है। तो साफ चेहरे वाला अपना चेहरा धोता है। गोल्डस्टीन बोला, वेरी क्लेवर, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मुझे एक और परीक्षा दो। रब्बी फिर 2 उंगलियां ऊपर उठाता है। 2 आदमी चिमनी से नीचे आते हैं, एक साफ चेहरे के साथ और दूसरा गंदे चेहरे के साथ। कौन अपना चेहरा धोता है? गोल्डस्टीन बोला, हम पहले ही तय कर चुके हैं कि साफ चेहरे वाला अपना चेहरा धोता है। गलत, रब्बी बोला, हर कोई अपना चेहरा धोता है। सिंपल लॉजिक देखो, गंदे चेहरे वाला साफ चेहरे वाले को देखता है और सोचता है कि उसका चेहरा साफ है। साफ चेहरे वाले गंदे चेहरे वाले को देखता है और सोचता है कि उसका चेहरा गंदा है, इसलिए साफ चेहरे वाला अपना चेहरा धोता है। जब गंदे चेहरे वाला अपना साफ चेहरे वाले को अपना चेहरा धोते हुए देखता है तो वो भी अपना चेहरा धोता है, इसलिए दोनों अपना चेहरा धोते हैं। गोल्डस्टीन बोला, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि मैं लॉजिक में गलती कर सकता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर और दें। रब्बी ने 2 उंगलियां ऊपर उठाई और कहा कि 2 आदमी चिमनी से नीचे आते हैं, एक साफ चेहरे के साथ और एक गंदे चेहरे के साथ। कौन अपना चेहरा धोता है? गोल्डस्टीन बोला कि बहुत तय किया, अभी भी तय किया है कि हर कोई अपना चेहरा धोता है। गलत, रब्बी बोला, कोई भी अपना चेहरा नहीं धोता। सिंपल लॉजिक देखो, गंदे चेहरे वाला आदमी साफ चेहरे वाले व्यक्ति को देखता है और सोचता है कि उसका चेहरा साफ है। साफ चेहरे वाला व्यक्ति गंदे चेहरे वाले को देखता है और सोचता है कि उसका चेहरा गंदा है। लेकिन जब साफ चेहरे वाला देखता है कि गंदे चेहरे वाला अपना चेहरा नहीं धोता तो वो भी अपना चेहरा नहीं धोता, इसलिए दोनों में से कोई भी चेहरा नहीं धोता। गोल्डस्टीन डेस्परेट हो जाता, हताश हो जाता है। मेरे पास पीएचडी है हार्वर्ड से और मैं तालमुड के अध्ययन करने की योग्यता में बार बार फेल हो रहा हूँ टेस्ट में। मुझे कृपा करके एक और परीक्षा का अवसर दें। जब रब्बी ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं तो गोल्डस्टीन कराह उठा, दुखी हो गया। 2 आदमी चिमनी से नीचे आते हैं, एक साफ चेहरे के साथ और दूसरा गंदे चेहरे के साथ। कौन अपना चेहरा धोता है? गोल्डस्टीन बोला, दोनों में से कोई भी अपना चेहरा नहीं धोता है। गलत, रब्बी बोला। क्या अब आप समझ गए सीन गोल्डस्टीन कि सुकरात का लॉजिक तालमुड का अध्ययन करने के लिए इनसफिशिएंट है? मुझे बताइए कि ये कैसे संभव है कि 2 आदमी एक ही चिमनी से नीचे उतरें, एक का चेहरा साफ हो और दूसरे का गंदा हो। आप प्रश्न के भावनाओं को ही नहीं समझ पाए। पूरा सवाल ही बेवकूफ़ी भरा मूर्खतापूर्ण है। अगर आप अपना जीवन मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने में बिता देंगे तो आपके सारे जवाब मूर्खतापूर्ण होंगे, समझे? धन्यवाद। मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले मंगलवार को हम किस अन्य विषय पर विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद।